नमस्कार बच्चों, ये 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राशि, क्वांटिटी। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसे अवयव एलिमेंट्स जिसे किसी स्केल या यंत्र की सहायता मापा जा सके या नहीं मापा जा सके, उसे राशि कहते हैं। वैसे अवयव जिसे किसी स्केल या यंत्र की सहायता से मापा जा सके या नहीं मापा जा सके, उसे राशि कहते हैं। उदाहरण: द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ, समय, टाइम, बल, फोर्स, खुशी, हैप्पीनेस, दुखी, सैडनेस, गम, सौरो, दर्द, पेन, etc। ये सारे अवयव हमारे भौतिक राशि का ये सारे अवयव राशि कहलाते हैं। इसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, इन सब को किसी स्केल या यंत्र की सहायता से आसानी से माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। परंतु खुशी, दुखी, गम, दर्द, इन सब अवयवों को हम किसी भी स्केल या यंत्र की सहायता से नहीं मेजर कर सकते। ये सारे राशि कहलाएंगे। अगला एरो मार्क के लिखिए। राशि राशि को मापन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है गैर भौतिक राशि, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। राशि को दो वर्गों में विभाजित किया गया है मापन के आधार पे। पहला गैर भौतिक राशि, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। और आपका राशि को दो और भागों में बांटा गया है जो कि वो दिशा के आधार पे होता है। उसमें है सदिश राशि और अदिश राशि, जो कि हम लोगों को आगे पढ़ना है।
ठीक, तो आप लोग हेडलाइन दे करके लिखिए गैर भौतिक राशि। वैसे राशि जिसे किसी स्केल या यंत्र की सहायता से नहीं मापा जा सके। और जो भौतिक जगत के नियमों का वर्णन नहीं करता हो, गैर भौतिक राशि कहलाता है। वैसे राशि जिसे किसी स्केल या यंत्र की सहायता से नहीं मापा जा सके और जो भौतिक जगत के नियमों का वर्णन नहीं करता हो, गैर भौतिक राशि कहलाता है। एग्जाम्पल में खुशी, दुखी, गम, दर्द, etc, कष्ट, ये सारे के सारे जो राशि है इसे हम लोग किसी भी यंत्र, किसी भी स्केल की सहायता से नहीं माप सकते हैं और ना ही इन राशियों के आधार पर हम लोग किसी भौतिक जगत की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे पूरा तेज़ आंधी बारिश में एक व्यक्ति का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वो व्यक्ति पूरी तरह से दुखी था, उसके चेहरे पर मायूसी दिखाई पड़ रही थी और हम अगर उसके चेहरे की मायूसी और दुखी से हम ये कतई पता नहीं कर सकते कि आज बारिश कितनी तेज़ हुई है, आज आंधी कितनी तेज़ रफ्तार से चली है, ये हम उसकी मायूसी से नहीं पता कर सकते और ना ही वो कितना दुखी है इससे हम नहीं पता कर सकते हैं कि बारिश कितनी तेज़ हुई है और आंधी कितना तेज़ चला है। तो इसका अर्थ ये है कि हम इन सब राशियों से हम भौतिक जगत के नियमों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर, अगला हेडलाइन मार्क दे के लिखिए भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। वैसे राशि जिसे किसी स्केल या यंत्र की सहायता से मापा जा सके और जो भौतिक जगत के नियमों का वर्णन करता हो। उसे भौतिक राशि कहते हैं।
वैसे राशि जिसे किसी स्केल या यंत्र की सहायता से मापा जा सके और जो भौतिक जगत के नियमों का वर्णन करता हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल, द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, दाब, etc। इन सब राशियों को हम लोग किसी भी यंत्र, किसी भी स्केल की सहायता से आसानी से माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपका भौतिक राशि बराबर, यानी इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, PQ, भौतिक राशि बराबर होता है आपका N, ये संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, इसको स्मॉल n से सूचित करेंगे, गुना मात्रक यानी यूनिट, U से इसको सूचित करेंगे, यानी PQ बराबर फार्मूला हो गया N इंटू U। ठीक, PQ है आपका फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, और N है आपका संख्यात्मक मान, कोई नंबर्स हो सकते हैं, और U आपका है यूनिट, मात्रक जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका संख्यात्मक मान है और ये है आपका मात्रक, यानी इसको हम लोग मात्रक, एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना होता है, तुलना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मात्रक। संख्यात्मक मान ये बताता है कि जो आपका मात्रक है वो कितनी गुना है, कितना गुना है। मात्रक कितनी गुनी है। ठीक है, संख्यात्मक मान ये बताता है कि मात्रक कितनी गुनी है, और ये जो मात्रक है ये एक तुलना है, कंपैरिजन है ये। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हो गया संख्यात्मक मान और मात्रक के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, द्रव्यमान, हाथी का द्रव्यमान को हम लोग किसी से कंपेयर करेंगे। हाथी के द्रव्यमान को हम लोग शेर के द्रव्यमान से कंपेयर करेंगे। तो मान लेते हैं कि हाथी का जो द्रव्यमान है वो शेर के द्रव्यमान से 100 गुनी है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 100 गुना लायन का द्रव्यमान, यानी शेर का द्रव्यमान। तो इसमें आप लोग समझिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया, भौतिक राशि, यानी हाथी का द्रव्यमान बराबर 100 गुना शेर का द्रव्यमान। यहाँ पर तुलना हो रहा है, हाथी का द्रव्यमान की तुलना हो रही है शेर के द्रव्यमान से। ठीक है, तो ये जो शेर का जो द्रव्यमान है आपका, शेर का द्रव्यमान हो गया मात्रक, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, और ये आपका जो संख्यात्मक मान है इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी संख्यात्मक मान।
ये शेर का जो द्रव्यमान है, शेर का जो वेट है वो 100 गुनी है। ठीक, 100 गुनी करने पर हमें हाथी का द्रव्यमान मिल जाता है। और ये हाथी आपका हो गया भौतिक राशि, भौतिक राशि। ठीक, तो ये हो गया आपका मात्रक कंपैरिजन हो गया, ये संख्यात्मक मान हो गया, और ये आपका भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक, आगे एरो मार्क कर लिखिएगा। ये आप लोग लिख चुके होंगे। भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर में है मूल राशि या आधारी राशि, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। या बेसिक क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा नंबर में है आपका मूल पूरक राशि। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उसके बाद तीसरा नंबर में है व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। तो भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मूल राशि या आधारी राशि बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा है आपका मूल पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तीसरा है व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। आप लोग हेडलाइन दे करके लिखिएगा, मूल राशि या आधारी राशि। मूल राशि या आधारी राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वैसे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। उसे मूल राशि
या आधारी राशि कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। अगला एरो मार करके लिखिएगा। मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है आपका द्रव्यमान, खाका बना लेते हैं। एक तरफ लिखिए मूल राशि, मूल राशि SI मात्रक और संकेत। पहला नंबर है द्रव्यमान, मास। इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम। इसका सिंबल यानी संकेत होता है kg। उसके बाद दूसरा नंबर है लंबाई, लेंथ। इसका SI मात्रक होता है मीटर। इसका संकेत होता है स्मॉल m। उसके बाद तीसरा नंबर में है समय, टाइम। इसका SI मात्रक होता है सेकेंड। इसका संकेत है स्मॉल s। चौथा नंबर है तापमान, टेम्परेचर। इसका SI मात्रक होता है केल्विन। केल्विन। इसका सिंबल होता है कैपिटल K। उसके बाद है 5वां नंबर विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। इसका सिंबल होता है कैपिटल A या कैपिटल I, कहीं कहीं देखने में मिलता है। छठा नंबर में है ज्योति तीव्रता। तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी।
लाइट इंटेंसिटी, इसका SI मात्रक होता है कैंडेला। इसका सिंबल होता है CD। सातवां नंबर है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मोल ऑफ सब्सटेंस। इसका SI मात्रक होता है मोल। इसका सिंबल होता है MOL। तो ये आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप लोग लिख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं। द्रव्यमान आप लोग जानते हो क्या होता है, लंबाई भी जानते हो क्या होता है, समय भी क्या होता है, तापमान टेम्परेचर आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। उसका विद्युत धारा भी बेहतर तरीके से जानते हो क्या है, इसको फील भी किए होंगे अगर किसी को करंट मारा होगा तो। ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, कैंडेला, ये क्या बताता है कि लाइट में कितनी तीव्रता है। इसका मात्रक कैंडेला कैसे पड़ा, पहले के युग में, पहले के ज़माने में मोमबत्ती हुआ करता था, उसका इंग्लिश नाम कैंडल होता है, ठीक है। तो उसी से, कैंडल से ही कंपेयर किया जाता है किसी भी प्रकाश की तीव्रता को। जैसे एक मोमबत्ती का जितना प्रकाश होता है, अगर मान लेते किसी भी बल्ब का रोशनी 1000 कैंडल है, 1000 कैंडेला है, तो इसका अर्थ ये है कि उस बल्ब का जो रोशनी है 1000 मोमबत्ती के बराबर है, इसीलिए उसका 1000 कैंडेला रोशनी यानी ज्योति तीव्रता है। तो ये हो गया आपका कैंडेला, इसको सिंबल CD होता है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, मोल ऑफ सब्सटेंस, इसका SI मात्रक होता है मोल और इसका सिंबल MOL होता है। तो इसका अर्थ ये है कि 1 ग्राम कोई सा भी पदार्थ हो, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन्स कितनी है, ठीक है, तो उसकी संख्या को बताता है आपका मोल, ठीक। जैसे आपका 1 मोल बराबर होता है आपका 6.022 गुना 10⁻23 इतना आयन्स होता है या मोलिक्यूल्स होता है, यानी कण मोलिक्यूल्स होता है। ये आपका 1 ग्राम मोल का मतलब 6.02 गुना 10⁻23 कण होते हैं या मोलिक्यूल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी संख्या है 23। इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। उसके बाद आगे है आप लोगों का दूसरा प्रकार, जो कि है मूल पूरक राशि। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है इसमें समतल कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, और दूसरा है आपका घन कोण, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो दोनों एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। समतल कोण, आगे ये रो मार के लिखे हैं। यह इसमें 2 बीमा होती है। इसमें सिर्फ 2 बीमा होती है। बीमा क्या चीज़ है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। इसके लिए थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए
बीमा जो है इसमें दो ही इकाई होते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई लंबाई या ऊंचाई मोटाई, ये सब क्या है, दो विमीय है। तो जिसमें मात्र दो इकाई हो जाएगा दो विमीय, और त्रिविमीय में तीन विमा होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई। ये त्रिविमीय यानी 3D बोलते हैं इसको, और इसको बोलते दो बीमा वाले को बोलते हैं 2D शॉर्ट में। तो हम लोग फिगर से समझते हैं। वृत्त का काटा हुआ छोटा सा टुकड़ा है, ये O है, ये B A, ये B, इसको बोलेंगे चाप। ये जो A और B है ये है आपका चाप, और OA बराबर OB जो है ये है आपका त्रिज्या, इसको रेडियस बोलेंगे R। इसके केंद्र पर जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोलेंगे। इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं समतल कोण। या तलीय कोण भी बोला जाता है इसको, या तलीय कोण भी बोला जाता है। तो अगर हम एंगल निकालें, थीटा का मान अगर हम प्राप्त करें, तो ये होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। कोण का जो फॉर्मूला है चाप बटे त्रिज्या, AB बटे OA बोलो या OB, दोनों बराबर ही है, यानी थीटा बराबर हो गया आपका AB बटे R। ठीक, ये है आपका R त्रिज्या। अब यदि इसका बीमा देखा जाए, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर हम इसको मेजर करेंगे AB यानी चाप को अगर मापेंगे, इसका SI मात्रक होता है मीटर, और इसका बीमा होता है कैपिटल L। और ये जो रेडियस है इसको भी हम लोग किस में मापेंगे, किस में मेजर करेंगे, मीटर में। इसका जो बीमा होगा कैपिटल L। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसका अर्थ ये है कि समतल कोण बोलो या तलीय कोण बोलो, एक ही बात है। समतल कोण की बीमा यानी डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है आपका तलीय कोण यानी समतल कोण। अगला एरो मार करके लिखिएगा। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो समतल कोण है ये सबसे कम कितना हो सकता है, समतल कोण का मिनिमम मान कितना हो सकता है, यानी न्यूनतम मान आपका। अगर हम देखें डिग्री में, तो अगर A और B को दोनों क्लोज कर दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक रेडियस ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो थीटा का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर, अगर डिग्री में हम लोग देखेंगे। ठीक है, या अगर हम लोग रेडियन में देखेंगे, रेडियन में तो हो जाएगा 0 रेडियन। ठीक है, अगर थीटा का मान हम लोग अधिकतम देखना चाह रहे हैं,
ओ और ए को हम फिक्स कर लेते हैं और ओ और बी को इस वाले जो ब्रांच है, ये वाला जो रेडियस है, इसको पूरा घुमा लेते हैं। तो ये पूरा अगर इसको घुमाएंगे यहाँ तक लाएंगे तो ये मैक्सिमम थीटा का वैल्यू हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा थीटा का मान। तो अगर थीटा का मान हम लोग मैक्सिमम देखेंगे डिग्री में तो ये हो जाएगा आपका एक पूरा राउंड, पूरा चक्कर अगर घुमाएंगे तो 360 डिग्री, या अगर रेडियन में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये हो गया आपका समतल कोण का न्यूनतम मान और अधिकतम मान। अब एक थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं रिलेशन, यानी 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, तो आप इससे किसी भी डिग्री को कितनी भी डिग्री को कितने भी रेडियन में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे 360 डिग्री है तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं, तो 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन। तो इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल। इसमें 3 बीमा होती है। यानी ये 3 डायमेंशन है आपका, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। ठीक, इसका फिगर यदि हम बनाएं तो ये हो जाएगा आपका ये शंकु जिसको बोलते हैं, ये 3D है, 3 डायमेंशन है आपका। यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा इसको हम लोग बोल देते हैं फाई। ये आपका है फाई, ये इसको बोलेंगे घन कोण। थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको मान लिए फाई, इसको बोलेंगे घन कोण, सॉलिड एंगल। तो जो आपका, आप जो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम का जो ये वाला हिस्सा है, इधर ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जो एंगल बना होगा उसको बोलेंगे हम लोग घन कोण। 3D बना होता है, यहाँ पर एंगल ऐसे करके 3D राउंड शेप में, गोल शेप में बना रहता है। तो ये हो गया आपका घन कोण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें फाई का मान कैसे निकालेंगे। फाई बराबर हो जाएगा, अगर ये है आपका वृत्त, एरिया इसका मान लेते हैं ए है और ये त्रिज्या आर है। ठीक है, यानी जो आप जिसमें आइसक्रीम खाते हो उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो उसका एरिया मान लेते क्या है, ए है। तो ये होता है आपका एरिया, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया बटे क्या हो जाता है आपका, त्रिज्या का होल स्क्वायर, त्रिज्या का होल स्क्वायर। और इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस का होल स्क्वायर। अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो इसका मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका अगर बीमा का बात करेंगे कैपिटल एल होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा कैपिटल एल का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट के हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसकी कोई बीमा नहीं होती है। बीमा को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर फिलहाल आप लोग खाली थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो अगला एरो मार करके लिखेंगे इसका, लेकिन फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये फाई का मान क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो अगला एरो मार करके लिखिए घन कोण की बीमा, घन कोण की बीमा
नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अगला एरो मार के लिखिए, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का जो मात्रक है वो स्टेरेडियन होता है, परंतु इसका कोई बीमा नहीं होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि घन कोण का न्यूनतम मान कितना हो सकता है और अधिकतम मान कितना हो सकता है, यानी फाई का मान मिनिमम कितना। अगर हम इस दोनों त्रिज्या को पूरी तरह चिपका दें, पूरा आइसक्रीम खा करके उसको ऐसे पूरा चिपका देते, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका 0 डिग्री का। अगर डिग्री में देखेंगे तो 0 डिग्री, या हम रेडियन की बात करेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका 0 रेडियन, 0 स्टेरेडियन, 0 स्टेरेडियन, क्योंकि जो घन कोण का जो मात्रक है वो है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, उसके बाद अगर हम घन कोण का जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान की अगर बात करेंगे तो आप लोग देखोगे यदि डिग्री में, तो ये आपका शंकु है। ठीक है, तो इसको अगर आप पूरी तरह से चिपका दोगे तो 0 डिग्री कौन बनेगा, यानी 0 रेडियन स्टेरेडियन बनेगा। उसके बाद इसको अगर आप फैला दोगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे इसको आप फैलाते हो, ये वाला पोजीशन ओ ए और ओ बी को जैसे आप लोग पूरी तरह से फैला देते हो तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक थाली का शेप ले लेगा, एक प्लेट का शेप ले लेगा। ये हो जाएगा आपका ओ, ये आपका पूरा का पूरा एक क्या हो जाएगा, थाली का शेप में आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी पॉइंट ले सकते हो ए बी। ठीक, तो इसको पूरी तरह से फैला दोगे तो एक पूरा थाली बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, केंद्र पर जो एंगल बनेगा आपका कितना का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको पूरी तरह से फिर से ऐसे करके इधर से चिपटा दो। मतलब क्या, इसको एक बार यहाँ तक लाएं, ओ ए और ओ बी को यहाँ तक लाएं, उसके बाद यानी यहाँ तक लाएं इसको फैला करके। उसके बाद आप इसको क्या करें, फिर से चिपटा कर दें, यानी ऐसे कर दें इसको, यानी उल्टा शंकु बना दें ऐसे। ये बन जाएगा आपका ऐसे करके, यानी इसको फैला करके, यानी ऐसे फैलाए, उस फैलाते फैलाते फिर ऐसे हो जाएगा उल्टा। तो यहाँ पर टोटल जो एंगल बनेगा आपका 360 प्लस 360 हो जाएगा आपका 720 डिग्री। अगर डिग्री में देखेंगे तो 720 डिग्री, या अगर रेडियन में स्टेरेडियन में देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, जैसे आप लोग और थोड़ा समझते हैं हम लोग, जैसे आंधी, अगर तेज़ आंधी चल रहा हो तो उसमें जो आप पहले छाता को क्या करते हो, पहले छाता आपका समेटा हुआ रहता है, छतरी। ठीक है, तो वहाँ पर जो एंगल बन रहा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर 0 डिग्री बना होता है। जैसे आप खोलते हो ऐसे, अगर वो थरिया का शेप ले लेगा, प्लेट का शेप ले लेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका वो बनेगा आपका 360 डिग्री। और अगर पूरा तेज़ आंधी चल रहा है तो कभी कभी आप लोग देखते हो छाता उल्टा ऐसे मोड़ा जाता है। जैसे उल्टा ऐसे मोड़ाएगा तो 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 720 डिग्री का कोण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको अगर स्टेरेडियन में देखेंगे तो वो हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगला हेडलाइन दे करके लिखिए, व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसे भौतिक राशि जो
एक या एक से अधिक मूल राशि से मिलकर बना हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वैसे भौतिक राशि जो एक या एक से अधिक मूल राशि से मिलकर बना हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अगला एरो मार करके लिखिएगा। व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर करता है। ठीक, यानी कि व्युत्पन्न राशि जो है आपका मूल राशि से मिलकर के बना होता है। हम लोग जानते हैं कि मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। इन्हीं सातों से मिल कर के बहुत सारे राशियों का निर्माण हुआ, बहुत सारे व्युत्पन्न राशियों का निर्माण हुआ है। इन्हीं सातों राशि से मिलाकर हम बहुत सारे भौतिक राशि बना सकते हैं। तो चलिए उदाहरण से और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। पहला नंबर है आपका क्षेत्रफल। एरिया ये होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो आपका लंबाई क्या है? मूल राशि है। चौड़ाई भी आपका क्या है? मूल राशि है। इसका जो मात्रक हम लोग लिखे हैं इसको मीटर में मेजर करते हैं। मीटर का संकेत होता है छोटा m गुना स्मॉल m। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग को देखना है कि जो क्षेत्रफल का जो SI मात्रक है वो है आपका मीटर स्क्वायर, और जो मीटर स्क्वायर है ये आपका दो मूल राशि से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, दो मूल राशि के गुणा करने पर हमारा जो क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो बना। तो ये जो आपका क्षेत्रफल है ये आपका व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये दो मूल राशि से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आयतन। वॉल्यूम ये होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या मोटाई। देखिए लंबाई लेंथ यानी लंबाई को अभी हम लोग किस में मेजर करेंगे? मीटर में। उसके बाद चौड़ाई कितना चौड़ा है उसको भी हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। और ऊंचाई कितना ऊंचा है उसको भी हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। तो इसमें जो है आपका 3 मूल राशि के गुणा करने पर जो हमें मिलता है वो है मीटर क्यूब, जो कि है आपका आयतन का SI मात्रक। यानी कि आयतन का जो SI मात्रक है वो 3 मूल राशियों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। तीसरा नंबर एग्जाम्पल है वेग, वेलोसिटी। ये हो जाएगा
दूरी या विस्थापन बटे समय। ठीक, तो वेग सब को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जितना भी फार्मूला आज हम लोग लिखाएंगे आप लोगों को, तो वो सारे के सारे हम लोग फार्मूला एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक, आने वाले टॉपिक में। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूरी या विस्थापन बटे समय को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग। तो अगर हम लोग बात करें दूरी का, दूरी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, उसका जो मात्रक वो होता है मीटर, ठीक है। या विस्थापन, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में बटे, और समय को हम लोग किस में मापते हैं, सेकंड में। यानी समय का जो SI मात्रक है वो क्या है, सेकंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, मीटर सेकेंड पर -1 पावर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेग का जो मात्रक है वो है मीटर पर सेकेंड। इसमें आपका मीटर और सेकेंड दोनों मिल करके बना हुआ है आपका वेग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मीटर क्या है, मूल राशि है, और सेकेंड यानी समय क्या है, मूल राशि है। दो मूल राशि से मिल करके बना हुआ है आपका वेलोसिटी, जो कि आपका कहलाएगा व्युत्पन्न राशि। चौथा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, त्वरण। एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा आपका वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग बटे समय होता है आपका त्वरण। तो वेग का मात्रक है आपका मीटर पर सेकंड बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब देखिए, अगर इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो ये सेकंड को ऊपर भेज देते हैं, ये हो जाएगा मीटर और सेकंड का होल स्क्वायर, या मीटर सेकंड पर -2 पावर, ठीक है। तो त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि दो मूल राशि से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो आपका एक हो गया आपका वेग और समय का मात्रक जानते हैं। 5वां नंबर, बल, फोर्स। ये होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का जो SI मात्रक है वो है किलोग्राम यानी kg, और त्वरण का SI मात्रक हम लोग अभी निकाल चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा kg गुना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी कहते हैं, कैपिटल N से सूचित करते हैं हम लोग न्यूटन को। तो आप लोग जानते होंगे, 9th में पढ़े होंगे बल का मात्रक न्यूटन, या इसको kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मूल राशि है, द्रव्यमान आपका मूल राशि है, और मूल राशि और ये जो त्वरण आपका व्युत्पन्न राशि, दोनों के मिलने से क्या बना, आपका बल बना, ठीक है। तो बल आपका क्या हो गया, आपका व्युत्पन्न राशि हो गया, ठीक। 6ठा नंबर में देख सकते हैं आप लोग, दाब। ये हो जाएगा आपका प्रेशर, इसको बोलते हैं बल बटे क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का SI मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर -1 पावर हो जाएगा,
ठीक है, और सेकेंड पर -2 पावर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर -1 पावर और सेकेंड पर -2 पावर। तो ये हो गया आपका दाब का मात्रक। ठीक, तो इसको हम लोग कहीं कहीं इसको देखते हैं बल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दाब का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कई सारी मूल राशि से मिल करके आपका बना हुआ है दाब। तो दाब आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। आगे 7 नंबर में हम लोग देखते हैं कार्य। वर्क, कार्य बराबर होता है आपका बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो आप लोग देख सकते हैं बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन गुना विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो ये हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखिए, यानी केजी और मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, और सेकेंड पर -2 पावर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। एसआई मात्रक आपका हो गया कार्य का। ठीक है, तो कई सारी मूल राशि से मिलकर के बना हुआ है आपका कार्य का एसआई मात्रक। तो ये हो गया आपका व्युत्पन्न राशि। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शक्ति। शक्ति, पावर, ये होता है आपका कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक हम लोग जानते हैं, ये होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2 पावर बटे समय का मात्रक होता है आपका सेकेंड। तो इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड पर -3 पावर। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं जूल पर सेकेंड, या इसको हम लोग बोलते हैं वाट, वाट। ठीक, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर -3 पावर होता है, या जूल पर सेकेंड होता है, या वाट बोलते हैं शक्ति का एसआई मात्रक, जो कि कई सारी मूल राशियों से मिलकर के बना हुआ है। द्रव्यमान जो कि मूल राशि है, लंबाई मीटर यानी जो कि मूल राशि है, सेकेंड समय जो कि मूल राशि है। देखिए यहाँ पर 3 मूल राशियों से मिलकर के बना हुआ है आपका शक्ति, और शक्ति आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। यहाँ पर 7 नंबर में आप देख सकते हैं, देखिए न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं। ठीक है, जूल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ही अपने नाम पर कार्य का मात्रक रख दिया जूल। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं घनत्व। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी ये होता है आपका बल बटे आयतन। ये होता है आपका बल बटे आयतन, सॉरी, ये होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी होता है, और बटे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया घनत्व का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केजी यानी द्रव्यमान जो कि मूल राशि है, और मीटर जो कि लंबाई का मात्रक होता है, और ये आपका मूल राशि है।
तो दो मूल राशि मिलकर के आपका घनत्व बना है और घनत्व आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं 10वां नंबर देखिए, संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम इसको बोलते हैं। ये होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, केजी। उसके बाद वेग का एसआई मात्रक हम लोग निकाले हैं, ये होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड, संवेग का एसआई मात्रक। तो देख सकते हैं इसमें केजी यानी द्रव्यमान आपका मूल राशि है, मीटर यानी लंबाई ये आपका मूल राशि है, और सेकेंड यानी समय ये आपका क्या है, मूल राशि है। तो तीन मूल राशि से मिल करके बना हुआ है आपका संवेग। संवेग हो गया आपका क्या, व्युत्पन्न राशि। 11 नंबर आप लोग देख सकते हैं, आवेग, इम्पल्स। ये होता है आपका बल गुना समय, बल गुना समय। ये हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुना समय को सेकेंड से सेकेंड हो गया। उसके बाद इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड पर -1 पावर। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक और मात्रक का नाम है इसका न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, यानी कि बल का मात्रक हो गया आपका न्यूटन और समय का मात्रक हो गया आपका सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। यानी केजी मीटर पर सेकेंड को ही हम लोग न्यूटन सेकेंड कहते हैं, जो कि आपका आवेग का एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, तो कई सारी मूल राशि से मिल करके बना हुआ है आपका आवेग, तो आवेग आपका व्युत्पन्न राशि हो गया। 12 नंबर में देखते हैं हम लोग बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क इसका फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण टॉर्क। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉर्क, यानी बल गुना दूरी। ये हो जाएगा आपका बल का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको दूरी का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग एक और मात्रा से सूचित करते हैं, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। यानी बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन और दूरी का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर, तो इसको न्यूटन मीटर से भी बोलते हैं इसको, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो इसका जो एसआई मात्रक है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप लोग कई सारी मूल राशि से मिल करके आपका बना हुआ है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण एक व्युत्पन्न राशि हो गया। 13 नंबर में हम लोग देख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना दूरी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा केजी गुना दूरी का
आपका मात्रक होता है मीटर, उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक। तो इसमें देख सकते हैं kg यानी द्रव्यमान मूल राशि है और मीटर आपका क्या है, मूल राशि है। ठीक है, तो दो मूल राशि मिल करके आपका बना है जड़त्व आघूर्ण, जो कि आपका व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। ठीक है, 14 नंबर में आप लोग देख सकते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 जो है आपका संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई मात्रक, कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हम लेके चलेंगे द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा आपका kg और वेग का स्क्वायर, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर -2 पावर। ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का मात्रक। इसी को हम लोग जूल कहते हैं या जूल कहते हैं। ठीक है, जो कि कार्य का भी मात्रक को हम लोग जूल बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा का SI मात्रक kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल। कई सारे मूल राशि से मिल करके बना हुआ है आपका गतिज ऊर्जा का SI मात्रक। यानी गतिज ऊर्जा आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। ये हो जाएगा बल का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर। ये मीटर और ये मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, ये गया तो हट गया, तो हो जाएगा kg सेकेंड पर -2 पावर। तो दो मूल राशि से मिल करके बना हुआ आपका पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि, या इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक। तो आप लोग इन सब फॉर्मूला को याद कर लोगे और इसका मात्रक को भी याद कर लोगे। तो जितने भी फॉर्मूला लिखाए हैं हमने, ये सारे के सारे आप लोग फिजिक्स 11th में पढ़ोगे आप लोग 1 बाय 1 करके बेहतर तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल आप इन फॉर्मूला को आप लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अति सूक्ष्म दूरियां आप लोग याद कीजिएगा, ये सारे के सारे जो लिखे हैं। तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, उसके बाद 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर बोलते हैं, 1 पिकोमीटर को 10⁻12 मीटर, उसके बाद 1 फर्मी मीटर को बोलते हैं 10⁻15 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है आपका 10⁻10 मीटर। यानी इसको यदि याद रखिएगा तो सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी, इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए -2 -3 -6 -9 -12 -15, यहाँ से यहाँ तक में 3 का गैप है, तो इस तरह सीरियल वाइज याद रख सकते हैं, मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी। ठीक है, तो एंगस्ट्रम का आप लोग याद रखिएगा 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, उसके बाद 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 3.3 फीट होता है, उसके बाद 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.2 पाउंड होता है। ठीक है, खगोलीय बहुत अधिक दूरी के लिए
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। यानी कि एक साल में, देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक सेकंड में जो प्रकाश चलता है ना, एक सेकंड में प्रकाश जो दूरी तय करता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी जो है वो है आपका 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, उसके बाद है एक पारसेक, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक क्या होता है कि इतना मीटर लंबा का चाप, इतना मीटर लंबाई का एक चाप पर एक सेकंड जो कोण बनता है। ठीक है, इतनी मीटर लंबाई का एक चाप, इस पर जो एक सेकंड में कोण बनता है उसको बोलेंगे पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। उसके बाद एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। उसके बाद आपका है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये होता है आपका पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग खगोलीय मात्रक। पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, खगोलीय मात्रक, जो कि है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। ठीक है, उसके बाद अति सूक्ष्म परमाणुीय द्रव्यमानों के लिए इसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि AMU। तो एक AMU बराबर होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27। कार्बन के 1/12वें हिस्से का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका इतना। कार्बन परमाणु के जो 1/12वें हिस्सा का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 1.66 गुना 10⁻27 kg। इसी को बोलते हैं हम लोग AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके बाद बड़े द्रव्यमान के लिए देखिए 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। उसके बाद आपका 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg किलोग्राम। और उसके बाद 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल या आपका 1000 kg होता है। तो ये सब आप लोग याद रख सकते हो, क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। चलिए आगे आप लोगों का एक क्वेश्चन है जो कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर बताना, जो कि आपके कई सारे एग्ज़ामों में ये सब क्वेश्चन को पूछा भी गया है अंतर लिखने के लिए। तो द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मास, पहला में है पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। इसका अर्थ ये है कि जो कोई सा भी पदार्थ है, जैसे ये पेन है, इस पेन में जो छोटे छोटे कण है, इस छोटे छोटे कण से मिलने से जो ये पेन तैयार हुआ है, इसी की संख्या, इसी की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भार में। भार क्या है कि जिस गुरुत्वीय बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, वस्तु का भार कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है ना कि भार जो है किसी भी वस्तु को, कोई वस्तु जैसे ये कलम है, इस वस्तु को अगर हम छोड़ दें तो पृथ्वी की ओर ये नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी इस पेन को क्या कर रही है, अपने केंद्र की ओर क्या कर रही है, खींच रही है, आकर्षित कर रही है। तो इसी खिंचाव को, इसी आकर्षण बल को क्या बोलेंगे हम लोग, भार बोलेंगे। ठीक है, जो कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। अगला पॉइंट है आपका द्रव्यमान में, वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान होता है। कैसे, हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान जो है छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है, यानी छोटे छोटे कणों की मात्रा से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम इस कलम को कहीं लेकर चले जाएंगे किसी भी जगह पर, तो क्या इसके कणों में परिवर्तन होगा क्या?
तो इसके कणों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसको हम कहीं पर भी लेके चले जाएंगे। यदि मान लेते हैं इस पेन को हम अंतरिक्ष में लेके चले जाएंगे, चंद्रमा पर लेके चले जाएंगे, तो इस पेन का जो द्रव्यमान है, मास है, वो परिवर्तित नहीं होगा। हर जगह पर क्या होगा? समान होगा, क्योंकि कणों की संख्या हर जगह क्या होगा? समान होगा। तो द्रव्यमान वास्तविक रूप में क्या होगा? समान होगा। तो यदि हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, भार में वस्तु का भार प्रत्येक जगह भिन्न होती है। तो वस्तु का भार एक प्रकार का क्या है? खिंचाव बल है। तो जैसे जैसे हम जगह को परिवर्तित करेंगे तो खिंचाव बल बदलता जाएगा। हर जगह खिंचाव बल क्या है? समान नहीं है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, ठीक है, उस पर जो पृथ्वी का जो खिंचाव बल है वो कम होता है ध्रुव की अपेक्षा। जो पृथ्वी का जो ध्रुव है यानी पोल, वहाँ पर पृथ्वी का खिंचाव बल ज़्यादा होने के कारण ध्रुव पर वस्तु बहुत अधिक भारी महसूस होता है। ठीक है, और वहीं विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर जो वस्तु का भार है वो कम होता है, यानी पृथ्वी का खिंचाव बल क्या होता है? कम होता है। इसीलिए आपका जो रॉकेट सब स्पेस में भेजा जाता है भारत में, वो आपका श्रीहरिकोटा से भेजा जाता है, क्योंकि वो विषुवत रेखा के समीप है। वहाँ से कोई भी रॉकेट को अगर हम छोड़ेंगे तो उसका द्रव्यमान यानी वजन कम होगा। कम होने की वजह से वो कम फ्यूल के साथ आसानी से ऊपर अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा भार का खेला है। ठीक है, तो भार जो है आपका हर जगह क्या होता है? बदलता है। चंद्रमा पर जाएंगे तो भार क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पर पृथ्वी पर मेरा वजन अगर 60 kg है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा पर जैसे चले जाएंगे तो वहाँ पर मेरा भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी 10 kg का मेरा मतलब भार हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके, लेकिन मेरा द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? हर जगह समान रहेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, यानी द्रव्यमान का मात्रक केजी में मापते हैं, और जो भार का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्यों न्यूटन होता है? क्योंकि भार एक प्रकार का क्या है? बल है। ठीक है, खिंचाव बल है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जो कि फॉर्मूला है भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पूरे डिटेल में। तो ये हो जाएगा W बराबर m × g। g का मान पृथ्वी पर लगभग माना गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्व त्वरण का मान है, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है आपका, यह अदिश राशि होता है। यानी द्रव्यमान एक अदिश राशि, इसमें कोई डायरेक्शन, कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, द्रव्यमान में हमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वही अगर हम भार में चौथा पॉइंट देखें तो यह एक सदिश राशि होता है, क्योंकि भार एक प्रकार का क्या है? बल है, और बल को आरोपित करने के लिए हमको दिशा चाहिए, हमको डायरेक्शन चाहिए कि किस दिशा में बल को आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक वस्तु छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, हमको इस वस्तु को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो इसको फोर्स हमको क्या करना पड़ेगा? इस पर लगाना पड़ेगा। तो या तो हम फोर्स इधर से लगाएंगे इस डायरेक्शन से, इस दिशा से, या तो हम इस दिशा से इस फोर्स इसको पकड़ के क्या करेंगे? खींचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम बल लगाने के साथ साथ हम दिशा को भी ध्यान में रख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमको बल लगाना है ताकि वस्तु आगे जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दिशा बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए इसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला लास्ट पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने पर भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि खिंचाव बल। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं g का मान 0 हो जाएगा तो क्या वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि खिंचाव बल अगर
जीरो भी हो जाएगा तो भी वस्तु का जितना द्रव्यमान है उतना ही रहेगा। लेकिन परंतु वास्तव में द्रव्यमान है क्या, आपका कणों की मात्रा है, कणों की मात्रा है। ठीक है, इसको कहीं पर भी लेके जाएंगे तो कण में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने पर भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं भार में। यहाँ पर लिखा गया 5वां पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होने पर वस्तु का भार शून्य होगा। क्योंकि हम इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं भार बराबर क्या होता है, m/g। अगर g का मान 0 रखेंगे तो भार मेरा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी खिंचाव बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे आप अंतरिक्ष में चले जाओगे जहाँ पर आपका g का मान क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है, खिंचाव बल का मान क्या होगा, शून्य। तो वहाँ पर आप स्पेस में जैसे जाओगे तो वहाँ पर आप हर चीज़ को तैरते हुए नजर आओगे एकदम। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा अनंत काल तक, और कोई वस्तु अगर गति में है स्पेस में जा कर के तो वहाँ पर वो गति में ही अनंत काल तक रहता है एकदम। वहाँ पर पूरा तैरता हुआ नज़ारा दिखने को मिलेगा आपको। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जी का मान क्या है, 0 है। ठीक है, वहाँ पर उसका भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिख सकते हो आप लोग। तो इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बीमीय विश्लेषण, जो कि बीमा के बारे में विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे उसमें। ठीक है।